अब बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं प्रदूषण की। दिल्ली में प्रदूषण की मार से लोग परेशान हैं और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को आज जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि पंजाब और हरियाणा में प्रशासनिक व्यवस्थाएं ठप हो गई हैं, जिससे लोग मर रहे हैं। दिल वालों की दिल्ली में हवा खराब हो गई। जहरीली हवा ने सांसों का संकट पैदा कर दिया। सांस लेने पर दिल मुंह को आ जाता है और फेफड़े हर दिन हर पल जलकर राख होते जा रहे हैं। दुनिया का दिल जीतने की ख्वाहिश है। प्रदूषण रोकने की तमाम बातों के बीच दिल वालों की धड़कनें जवाब देने लगी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि सरकारें लोगों को मरने के लिए छोड़ सकती हैं, लेकिन हम लोगों को मरने नहीं दे सकते। लोग मर रहे हैं, आगे और लोग मरेंगे। ये देखना बहुत दुखद है कि लोग कोई ठोस कदम उठाने की जगह बस राजनीतिक हथकंडों में रुचि ले रहे हैं। सियासतदानों को कहां फर्क पड़ता है? अगर पड़ता तो कामयाबी का गुणगान गाने वालों का फर्क आसमान में दिखाई देता। नीले अंबर में काला आसमान न दिखाई देता, लोगों के चेहरों पर मास्क न दिखाई देता। लेकिन तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि सियासतदानों का फेफड़ा भले लाल हो, लेकिन आम इंसान के फेफड़ों में प्रदूषण का जंजाल बिछ गया है। सांसों का संकट पैदा हो गया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि सरकारों से नहीं होगा। हम ये मामला देखेंगे। पराली जलाने का काम तुरंत बंद होना चाहिए और सभी राज्य इसे रोकने के लिए हर कदम उठाएं। जब हरियाणा, पंजाब और यूपी के किसान पराली जला रहे थे और दिल्ली का फेफड़ा जाम हो रहा था, तब सियासतदान अपने कमरों से झांक रहे थे, बात कर रहे थे कि सब साथ आएंगे तो बात बनेगी और लोगों को राहत की सांस मिलेगी। हरियाणा, पंजाब को दोष देना, एक दूसरे को दोष देना, इसके बजाय प्रदूषण के खिलाफ जो मोदी सरकार ने नीति अपनाई कि पांचों राज्यों के लोगों को इकट्ठा बिठाकर उद्योगों में और अन्य गतिविधियों में प्रदूषण कैसे कम हो, इसकी चिंता करें, उसका पालन करें, ये करने की जरूरत है। और जब दिल्ली के हालातों से देश में हाहाकार मचा, तब से सूबे की राजधानी लखनऊ का हाल भी बेहाल है। वैसे तो इंसानों के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 के बीच बेहतर होता है, लेकिन लखनऊ के गोमती नगर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 306 तक पहुंच गया। अमीनाबाद में 475, जबकि सआदतगंज में 474 है। दिल्ली से सटे नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 440 के पार रहा और गाजियाबाद का हाल भी बेहाल है। शहर का प्रदूषण लेवल 450 के पार चला गया। वैसे दिल्ली के दिल में सांसों का आपातकाल लागू है, लेकिन यूपी का हाल भी बेहाल है। सांस लेने जैसे हालात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर रोकथाम लगाने के लिए दिशा निर्देश तो जारी कर दिए हैं, लेकिन अब देखना इस मामले में काफी अहम होगा कि तमाम राज्य सरकारें प्रदूषण को रोकने के लिए आने वाले दिनों में अपना क्या कुछ कदम उठाती हैं। और बुधवार को जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे दोबारा सुनवाई करेगा, तो वो तमाम राज्य सरकारें अपना क्या क्या जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करती हैं। कैमरामैन राकेश के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। बढ़ेंगे आगे। अयोध्या मसले पर सुप्रीम फैसले की घड़ी ज्यों-ज्यों नजदीक आ रही है, शासन प्रशासन सतर्क है। पीएम मोदी, सीएम योगी, हिंदू और मुस्लिम धर्मगुरु सभी एक सुर में लोगों से अपील कर रहे हैं शांति बनाए रखने की, फैसले के सम्मान की। लेकिन बीजेपी के ही फायर ब्रांड नेता विनय कटियार बोले पीएम सीएम के सुर से मेल नहीं खा पा रहे। देश का सबसे संवेदनशील विवाद, अयोध्या राम जन्मभूमि मसला। देश टकटकी लगाए फैसले के इंतजार में है। इंतजार राम जन्मभूमि आंदोलन के पुरोधा विनय कटियार को भी है, लेकिन फैसले को लेकर उनका हट बरकरार है। तो राम जन्मभूमि पर राम का ही मंदिर बनना चाहिए, यही हमारी बात है, यही हमारा हट है। मैं हट शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। यही हमारा हट है कि कोई बनाए राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाए। बहुत ही गौरवपूर्ण रूप से सम्मान दिया। एक तरफ पीएम मोदी लोगों को समझाने में जुटे हैं कि फैसले का सम्मान होना चाहिए, दूसरी तरफ सीएम योगी अपील कर रहे हैं
समाज के दोनों समुदायों को एक दूसरे की भावना का आदर करना होगा। तीसरी तरफ अयोध्या में धारा 144 लागू है। प्रशासन सतर्क है। शांति बनाए रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। डीजीपी माहौल खराब करने वालों पर एनएसए लगाने की भी बात कह रहे हैं, लेकिन विनय कटियार बलिदान के लिए तैयार हैं, तो मथुरा काशी पर भी दावा ठोक रहे हैं। कोई भी आए, अब हमको मथुरा और काशी पर भी विचार करना पड़ेगा, क्योंकि 3 स्थानों की मुक्ति की बात हमने कही थी। बयान ऐसा तो विरोध लाजमी है। बयान देने के बाद तो कोई कुछ बयान देता है, कोई कुछ बयान देता है, अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए करते हैं, लेकिन संविधान पर भरोसा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सभी को भरोसा होना चाहिए। हमेशा नेपथ्य में रहने वाले विनय कटियार अक्सर राम मंदिर के मसले पर ही बोलते दिखते हैं। उनकी भाषा उकसाने वाली न कही जाए तो क्या, अब देखना होगा कि पार्टी अपने इस फायर ब्रांड नेता को कब और कैसे शांति का संदेश देती है। दिल्ली से पवन गौड़ की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ये खबर भी अयोध्या से ही है, जहां कारीगर की मौत हो जाने के चलते राम मंदिर कार्यशाला का काम रुक गया है। 1990 में यहां राम जन्मभूमि न्यास की कार्यशाला पर पत्थर तराशी का काम चल रहा था और इस काम में लंबे समय से एक ही कारीगर लगा हुआ था, जिसकी मौत के बाद से लगभग 2 महीने से काम बंद है। अब राम जन्मभूमि मामले पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद ही अब दोबारा से पत्थर तराशी का काम शुरू हो पाएगा। जो है हमारे कारीगर थे, उनका देहांत हो गया, वो गुजरात निवासी थे। इसके बाद ये कार्य बंद हो गया है और कार्यशाला में इस समय जो है, चूँकि तो दीपावली भी पड़ गई और उसके बाद जो है ये कोर्ट का न्यायालय का भी मामला आ गया सामने, तो इस कारण से भी लोगों को लगा कि अब निर्णय आने के बाद जो है कारीगरों को बढ़ाने की बात की जाएगी। लखनऊ में आज पहली राष्ट्रीय रेरा कॉन्क्लेव हुई है। रियल एस्टेट कारोबारियों के हितों के समाधान के लिए गठित रेरा कॉन्क्लेव में ये बात उभरकर सामने आई कि सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी विकास के रास्ते पर बहुत तेजी से दौड़ रहा है। रेरा की पहली राष्ट्रीय कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि कैसे उनसे पहले के मुख्यमंत्री नोएडा और ग्रेटर नोएडा जाने से डरते थे। मैं स्वयं एक आस्थावान व्यक्ति हूं, तो मैं सोच नहीं पा रहा था कि लोग ये क्यों कहते हैं कि नोएडा ग्रेटर नोएडा की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो तब तक मेरे पास एक बार होम बायर्स का एक डेलीगेशन मिलने के लिए आया। मैंने उनकी बात को सुना, फिर मैंने बिल्डर्स को बुलाया, मैंने उनकी बात को भी सुना, फिर दोनों को आमने सामने बिठा करके फिर मैंने बात दोनों पक्षों को भी सुना। और फिर मुझे लगा कि ये जो समस्याएं हैं ये उतनी बड़ी नहीं है जितना इसे बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया गया है। और तब मेरी समझ में आया कि इसीलिए कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री को नोएडा ग्रेटर नोएडा में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई संवेदनशील मुख्यमंत्री वहां पर बैठ करके इनकी समस्याओं को सुनेगा तो बहुत सारे काले राज भी सामने आ जाएंगे और साथ साथ एक जो समस्या जिसको लोग समस्या बने रहने देना चाहते थे, कहीं उस समस्या का समाधान हो गया तो बहुत सारे लोगों की अवैध और अनैतिक कमाई के अड्डे भी बंद हो जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रेरा बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा रेरा उत्तर प्रदेश के चेयरमैन को, जिन्होंने विगत 1 वर्ष के दौरान उनकी टीम ने एक बेहतर कार्य किया। रेरा का गठन हमने लखनऊ में किया, लेकिन रेरा से जुड़े हुए हमारे 80% मामले एनसीआर से जुड़े हुए 8 जनपदों से थे। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने विकास के लिए किए जा रहे यूपी सरकार के काम की सराहना की।
प्रधानमंत्री आवास योजना जो मैं समझता हूं सबसे महत्वपूर्ण है, टोटल में वी हैव अलॉटेड टुडे सैंक्शन 93 लाख होम्स टोटल, जिसमें 14,500,000 यूपी के ही हैं। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मुझे बहुत चिंता हुआ करती थी जब मैं नया नया मंत्री बना था, क्योंकि बाकी स्टेट्स ठीक चल रहा था उस समय, यूपी के आंकड़े जो थे थोड़े से आहिस्ता चल रहे थे, और उस समय जो मिनिस्टर थे अर्बन इश्यूज के, और योगी जी ने मुझे बोला था अभी हमने काम शुरू किया, अब टुडे यूपी इज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन मोस्ट ऑफ द प्रधानमंत्री की जो हमारी फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि रेरा ने यूपी में भी शानदार काम किया है। शुरू में मुझे ये लग रहा था कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों जगह बहुत डायनामिक रेरा चीफ थे और वहां काम बढ़िया हो रहा था, पर आज मैं दावे से कहता हूं यूपी हैज कॉट अप देयर आल्सो। आउट ऑफ द 45,000 के करीब, अभी गौतम जी ने दिखाया वो आंकड़े, 45,000 में से the largest percentage of solution is 12,000, 12,000 से ज्यादा यूपी के हैं जो किया है। दिस इज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वेयर देयर आर प्रॉब्लम्स। रेरा के पास एक साल में 20,000 से ज्यादा मामले आए, इनमें से 12,000 मामले निपटा दिए गए। रेरा का यही काम शायद केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और सीएम योगी की खुशी का राज था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए बात गन्ना किसानों की। यूपी सरकार ने अभी तक गन्ना का समर्थन मूल्य तय नहीं किया, इससे गन्ना किसान काफी परेशान हैं और वो अपनी मांगों को लेकर जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि गन्ना के समर्थन मूल्य को बढ़ाया जाए और जल्द से जल्द पेराई शुरू कर बकाया भुगतान किया जाए। सूबे के गन्ना किसान अपनी मांगों को लेकर जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सहारनपुर के गन्ना किसानों ने समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग की। इनका कहना है कि लागत बढ़ रही है और इसके चलते समर्थन मूल्य बढ़ना बेहद जरूरी है, लेकिन किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल खत्म है भुगतान, तड़पा के एक दिन का 2 दिन का किसान नहीं अपना कहीं पैसा इकट्ठा करके कोई काम कर ले, कोई नून मिर्च में चला जाए, सब पेमेंट रह रहा अभी उस पर 1.5 महीने का, कोई देने की वो नहीं है। ये एक सवा महीने का पेमेंट ही बहाल है जी। हाँ, किसानों ने धरने धर लिए, वहाँ मिल में कोई सुनवाई नहीं है जी किसी बात की, किसान परेशान है। उधर बलरामपुर के गन्ना किसान चीनी मिल की मनमानी और घटतोली से परेशान हैं और वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं हापुड़ के गन्ना किसान समर्थन मूल्य नहीं बढ़ने के चलते क्रैशरों को कम दाम पर गन्ना बेच रहे हैं। इनका कहना है कि पिछले कुछ वर्षों से समर्थन मूल्य नहीं बढ़ा है और अगर बढ़ता भी है तो किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाता। नहीं, गन्ने का मूल्य तो कई साल से बढ़ा ही नहीं है और ना ही बढ़ने की उम्मीद, और गवर्नमेंट डिक्लेयर भी करती है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। गन्ना हमारा एक ऐसा चीज है जो गन्ने से ही हम जी रहे हैं, गन्ना ही हमारे लिए सब कुछ है। गन्ने का ही थोड़ा सा पैसा किसान सोचता है कि भाई 2 पैसे हमें मिल जाएंगे, लेकिन मिल इतना मजबूर कर देता है किसान को, ना तो पर्ची देता है ना गन्ना लेता है, हमारा सप्लाई नहीं उठती हमारी गन्ने की। हमें 160 रुपए क्विंटल गाँव के क्रैशरों पे गिरने पे मजबूर हैं। उधर संभल के गन्ना किसान समिति की मनमानी, पर्चियां न मिलने और घटतोली जैसी समस्याओं से भी जूझ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वेलकम बैक। बड़ी खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली में यूपी कांग्रेस की अहम बैठक हो रही है। उपचुनाव पर प्रियंका गांधी ने समीक्षा की है और सरकार को घेरने की अब प्लानिंग भी तैयार की जा रही है। बैठक में आर्थिक मंदी, बेरोजगारी पर चर्चा हुई है, पीएफ घोटाला और सदस्यता अभियान पर बात भी हुई है। वहीं योगी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जा रही है। तो दिल्ली में प्रियंका गांधी की अहम बैठक, चर्चा विचार विमर्श चल रहा है और इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। कहा जा रहा है जिस तरीके से उपचुनाव में हार हुई है उसको लेकर प्रियंका गांधी अब समीक्षा बैठक कर रही हैं। सरकार को घेरने की प्लानिंग तैयार की जा रही है और बैठक में आर्थिक मंदी पर बात है, बेरोजगारी पर चर्चा हो रही है और तमाम मुद्दों पर राय मशवरा लिया जा रहा है। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल कुमार सीधे जुड़ रहे हैं। अनिल, क्या कुछ इस बैठक में निकलकर सामने आया है?
जी, मैं आपको बता दूं करीब 1.5 घंटे से अधिक का समय हो गया है। 5:30 बजे से यह बैठक शुरू हुई है और अभी तक लगातार जारी है। अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ला इस बैठक से निकले हैं। इस बैठक में जो अहम चर्चा हो रही है उसमें देखा जाए तो आर्थिक मोर्चे पर जिस तरह से लगातार कांग्रेस केंद्र सरकार और राज्य सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, उस पर चर्चा हो रही है। किस तरह से जो खासकर बेरोजगारी के दर हैं उसको लेकर के हो रही है कि किस तरह से बेरोजगारी का स्तर बढ़ता जा रहा है, कैसे सरकार को, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनको घेरने की बात है। दूसरी तरफ जिस तरह से हजारों करोड़ के मामले आए थे DHFL को लेकर के, उसको लेकर के किस तरह से रणनीति बनाई जा रही है कि कैसे घेरना है खासकर योगी सरकार को। और सबसे बड़ी बात जो गन्ना किसानों के, चाहे वो बकाया राशि की बात हो या फिर उनके समर्थन मूल्य दिलाने को, समर्थन मूल्य बढ़ाना को लेकर के किस तरह से आगे उसको ले जाना है, उस पर चर्चा हो सकती है। और जहां तक बात है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर चाहेंगे कि हर मुद्दे पर घेरने की कांग्रेस कोशिश जरूर कर रही है और सवाल ये भी कहीं ना कहीं खड़े जरूर होते हैं कि चाहे उपचुनाव की बात करें, इससे पहले कि हम बात करते और भी लोकसभा चुनाव हुआ था, सड़क पर उतरती हमें दिखाई नहीं देती है, ट्विटर करती खेलती दिखाई देती है। क्या लगता है इस बैठक के बाद, समीक्षा के बाद अब सड़क पर घेरने के लिए आएगी सरकार को कांग्रेस, कि वही अंदर खाने में बैठ के चर्चा विचार विमर्श होंगे? निश्चित तौर पर सरकार कांग्रेस को, माफ कीजिएगा, कांग्रेस को कहीं ना कहीं सड़क पर उतरना ही होगा, जमीन से जुड़ना ही होगा। जो उनके कभी पुराने कह सकते हैं कि जो लोग थे, जो कांग्रेस के विचारधारा से जुड़े लोग थे, जो उनसे छिटक कर बाहर हो गए हैं, उन्हें जोड़ने के लिए उन्हें सड़कों पर उतरना होगा। और सदस्यता अभियान उनको एक प्रखर बनाना होगा कि सदस्यता अभियान किस तरह से ज्यादा किया जा सकता है, कैसे लोगों को खासकर ये उनके प्रति जो उनकी समस्याएं हैं उनके साथ खड़े होने को लेकर के कैसे कांग्रेस के नेता सामने निकल कर आ पाते हैं, उसको देखना होगा। इसी तमाम चीजों को लेकर के मंथन कर रही हैं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। और अनिल की 2022 की रणनीति है, अगले विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाई जा रही है, उसको लेकर ये बैठक काफी अहम होने वाली है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका। चलिए बढ़ते आगे। सीएम योगी ने किसानों के जख्मों पर मरहम लगाते हुए बागपत के रमाला शुगर मिल में विस्तारीकरण और 27 मेगावाट विद्युत प्लांट का उद्घाटन किया और इस मौके पर उन्होंने पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला है। सीएम ने कहा कि पाकिस्तान को बता दिया गया है कि अगर भारत में घुसने का प्रयास करोगे तो मान में घुसकर मारेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि 370 की आड़ में घाटी में पाकिस्तान परस्त आतंकी लोगों को निशाना बना रहे थे। सीएम ने हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर को हरिद्वार की तर्ज पर बनाने की घोषणा भी की, साथ ही भरोसा दिया कि गंग नहर की दोनों ओर की पटरियों को विकसित किया जाएगा और उसे हरिद्वार की तरह विकसित होगा। उन्होंने सहारनपुर में एक विश्वविद्यालय खोले जाने का भी ऐलान किया। अगले वर्ष हरिद्वार में कुंभ का आयोजन है 2021 में, और हम लोगों ने कहा है 21 के पहले हमारा प्रयास होना चाहिए कि गंग नहर में हम लोग दोनों ओर की पटरी को 2 लेन की बना करके आवागमन को ऐसा बना दें कि यहाँ का श्रद्धालु और कांवड़ यात्रा को हम अनवरत रूप से, शांतिपूर्ण ढंग से, सुरक्षित रूप से हमेशा के लिए सुरक्षा प्रदान कर सके। इस व्यवस्था के साथ हम जोड़ने के लिए आज उस प्रक्रिया के साथ कार्य कर रहे हैं। जवाहर पंडित मर्डर केस में प्रयागराज की एडीजे कोर्ट ने करवरिया बंधुओं समेत 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया, पूर्व विधायक उदय भान करवरिया, पूर्व एमएलसी सूरज भान करवरिया और रामचंद्र त्रिपाठी को एडीजे कोर्ट ने सोमवार को सजा सुनाई। ट्रायल कोर्ट ने 31 अक्टूबर को इन्हें हत्या का दोषी करार दिया था। आपको बता दें कि 13 अगस्त 1996 को एसपी विधायक जवाहर पंडित की AK-47 से भूनकर हत्या कर दी गई थी और शायद ये पहला मौका था जब किसी वारदात को अंजाम देने के एवज में AK-47 का इस्तेमाल किया गया था। तो आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। तस्वीर और ग्राफिक के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के विधायक थे जवाहरलाल और 13 अगस्त 1996 को 6:30 बजे उनकी हत्या कर दी गई थी और पहली बार था जब AK-47 से गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था।
आपने लोगों को सड़क पर हेलमेट लगाकर गाड़ी चलाते देखा होगा, लेकिन बांदा में एक अनोखी तस्वीर सामने आई। यहां विद्युत विभाग के कर्मचारी ऑफिस में हेलमेट लगाकर काम करते हैं। वजह है ऑफिस बिल्डिंग की जर्जर हालत। अनहोनी की आशंका के चलते कर्मचारी यहां हेलमेट पहनकर अपना काम निपटाते हैं और यहां मीटर लैब में 12 कर्मचारी काम करते हैं। बिल्डिंग की बदहाली को लेकर विभाग के आला अफसरों को भी सूचित किया गया, लेकिन अफसरों ने ध्यान ही नहीं दिया। ऐसी हालत करीब 2 साल से बनी हुई है और ऐसे में अपनी जान की सुरक्षा के लिए इन्हें मजबूरी में हेलमेट लगाकर बैठना पड़ रहा है। और इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आप देखिए अपना उत्तराखंड।